हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई हमारी क्लास 8 की पॉलिटिकल साइंस चल रही है, जिसका हमने फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था जो था भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने इसके फर्स्ट पोर्शन में क्या देखा था कि भाई किसी भी देश के लिए संविधान क्यों ज़रूरी है, संविधान में ऐसा क्या है कि जो किसी भी देश को चलाने में हेल्प करता है। तो हमने कई सारी ऐसी संविधान के फीचर्स देखे थे। आज जो हम हैं वो देखेंगे भारतीय संविधान के बारे में कि भारत का संविधान है वो हमें क्या बताता है, उसके मेन फीचर्स। तो हम सारे आर्टिकल वगैरह तो नहीं पढ़ेंगे आज के में, क्योंकि वो अलग टॉपिक है। लेकिन आज हम ओवरऑल देखेंगे कि जो हमारा संविधान है उसके फीचर्स क्या हैं, ओवरऑल हमें क्या बताता है हमारा संविधान। तो अगर हम बात करें भाई भारत के संविधान के बारे में, तो भारत का संविधान क्या बताता है ओवरऑल हमारे एक हमारे कंट्री के बारे में बताता है कि भाई अगर किसी भी देश का जो संविधान है वो क्या है। तो भारत के संविधान की अगर हम देखें तो कहाँ से शुरुआत होती है। भाई शुरुआत होती है भारत को संविधान को बनाने में जो आज जो संविधान में फीचर हैं जो ऐड किए गए हैं, तो वो कहाँ से आए हैं। तो वो आए हैं भाई जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे उस टाइम पे। राष्ट्रीय आंदोलन क्या थे कि भाई नेशनल मूवमेंट, जो फ्रीडम स्वतंत्रता के लिए किए जा रहे थे जो आंदोलन, उसको बोला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जो स्ट्रगल किया जा रहा था उस टाइम पे क्या थी भाई, भारतीयों की जो सिचुएशन थी काफ़ी खराब थी। जो औपनिवेशिक राज्य था, औपनिवेशिक किसके थे, ब्रिटिश के। तो जो ब्रिटेन के औपनिवेशिक भारत बना हुआ था, तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किए जा रहे थे जनता पर। तो वहीं से फिर जो राष्ट्रीय आंदोलन के जो नेता थे उन्होंने सोचा था कि भाई जब भी हमारा संविधान बनेगा तो हम कुछ उसमें ऐसे फीचर्स ऐड करेंगे। तो सबसे मेन तो उन्होंने क्या किया था कि भाई जो हमारा देश है वो कैसा होगा, एक लोकतांत्रिक देश होगा। ठीक है, सबसे मेन फीचर्स तो हमारे जो संविधान का था वो उन्होंने क्या किया था कि भाई हमारा जो संविधान, जब भी हमारा संविधान कभी बनेगा तो वो लोकतांत्रिक होगा। वो हमें बताएगा कि जो देश है हमारा वो लोगों से चलेगा, मतलब कि लोगों का तंत्र होगा, लोगों का सिस्टम होगा। क्योंकि उस टाइम पे क्या थी, लोगों की वैल्यू ही नहीं की जा रही थी। ठीक है, तो सबसे मेन तो यही था कि भाई जो भारत के नागरिक हैं एटलीस्ट उनकी वैल्यू हो। वो कैसे हो सकता है कि वो उनकी सरकार में हिस्सेदारी हो। हिस्सेदारी कैसी होगी, जब हम अपने देश को लोकतंत्र बनाएंगे। लोकतंत्र का क्या मतलब, भाई लोगों का सिस्टम, मतलब कि सरकार जो बनी हुई है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बने, उसमें लोगों की हिस्सेदारी है, लोगों की भागीदारी है। वो कैसे है, क्योंकि हम क्या है, हम सरकार को चुनते हैं। ठीक है, जिसके उस पे आगे हम पढ़ेंगे कैसे कैसे जो लेवल है। तो उसके हिसाब से एक गांव से लेकर स्टार्टिंग हो जाती है, छोटे से गांव से लेकर वोटिंग की जो स्टार्टिंग हो जाती है, तो उस हर एक वयस्क की जो सरकार को बनाने में भागीदारी है। तो इसके लिए फिर क्या किया गया था, इसके लिए भी लगभग 300 लोगों का इस चीज़ में संविधान को बनाने में योगदान है। मतलब कि क्या था, जब भारत और पाकिस्तान तब तक अलग नहीं थे, लेकिन ये पहले ही तय हो गया था कि भाई अब जब आज़ाद होंगे तो भारत और पाकिस्तान दो कंट्री बनेंगे। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था, स्टार्टिंग में लगभग 389 के आसपास विधानसभा के सदस्य थे। लेकिन फिर जब भारत और पाकिस्तान के अलग होने की बात हुई तो 299 रह गए। हमारे जो भारत का संविधान जो लिखा गया था उसमें 299 लोग थे, इसलिए लगभग 300 लोग बताए हैं। ठीक है, ये 1946 में संविधान सभा गठित की गई थी। मतलब कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की। ठीक है, जिसमें कि 299 संविधान सभा के सदस्य थे। और ये बैठक 26 नवंबर और 1949 तक
चला था। आखिर में 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हो गया था, जिसमें कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। 111 लगभग इसमें बैठक हुई थी। ठीक है, ये कुछ संविधान के से रिलेटेड बातें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो लगभग 3 साल का इसलिए दिया गया है, जो मैंने एग्जैक्ट आपको मैंने टाइम वैसे बता ही दिया। ठीक है, तो इन लोगों ने सिचुएशन देखी थी कि जो औपनिवेशिक काल है उस टाइम पे हमारे भारत की सिचुएशन क्या है। उस चीज को देखते हुए इन्होंने देखा था कि हमारे जो संविधान है उसमें क्या क्या ऐड होना चाहिए। तो इन 300 लोगों के सामने भी काफी ज्यादा एक समस्या थी। क्यों थी? क्योंकि हमारे देश में कई समुदाय के लोग थे, उनकी भाषाएं भी अलग थी। ठीक है, कई धर्म के लोग थे, कई प्रकार की संस्कृति चल रही थी। तो जब संविधान लिखा जा रहा था तो उस टाइम पे तो भारत में उथल पुथल तो मची हुई थी, क्योंकि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष भी चल रहा था। ठीक है, भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा है वो भी तय हो चुका था। तो इस हिसाब से भी उनको लिखना था कि भाई सारे जो लोग हैं एक दूसरे के प्रति जो नफरत पाल रहे हैं, तो इस चीज के को भी ध्यान में रखते हुए कौन सी रियासतें हैं, कहाँ आएंगी और किस उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। सामाजिक आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखना था लोगों की। मेन तो यही थी भी, क्योंकि सामाजिक और आर्थिक स्थिति काफी उस टाइम पे खराब हो चुकी थी। तो ये सारे मुद्दे थे जब संविधान सभा के सदस्य ने जब हमारा जो संविधान है वो लिखा था, और इस हिसाब से लिखा था कि ताकि आगे इसमें अमेंडमेंट होता रहे, लेकिन ये महसूस ना हुए कि जो ये संविधान जो लिखा गया है ये एक गलत स्टेप था। ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए उन्होंने काफ़ी सारे फीचर्स ऐड किए हैं। तो आज हम वो फीचर्स देखते हैं क्या क्या फिर संविधान सभा के सदस्य हैं उन्होंने क्या क्या फीचर्स हमारे संविधान में ऐड किए। तो फर्स्ट है भाई फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है? इसका मतलब है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। ठीक है, तो भाई संविधान सभा के सदस्यों को पता था कि भाई जब अंग्रेजों का टाइम था तो सिर्फ अंग्रेजों की ही चलती थी। ठीक है, गांव के लेवल पे, स्टेट लेवल पे, एक सेंट्रल लेवल पे ही उनकी क्या थी, चलती थी। इसलिए वो इस चीज से वो वाकिफ थे कि भाई जो सरकार है सेंट्रलाइज्ड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि पावर एक ही जगह पर नहीं होनी चाहिए। उनको ये लगा था कि भाई दिल्ली में बैठकर अगर सेंट्रल पे किया जाए, मतलब राजधानी में बैठकर हर जो सरकार के नेता है वो हर गांव तक या हर स्टेट तक नहीं पहुंच सकते हैं, उनकी सिचुएशन को नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि भाई 3 लेवल की सरकार होगी। ठीक है, सरकार जो कि पंचायती राज जो अभी आया है, ठीक है, और स्टेट लेवल की रहेगी, लोकल लेवल की रहेगी, और इसके ऊपर सेंट्रल लेवल की रहेगी। ठीक है, और इसमें भी फिर क्या किया, इसमें भी उन्होंने कहा कि भाई कुछ जो पावर है वो लोकल लेवल को भी अपने हिसाब से दी जाएगी, स्टेट लेवल को भी दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि भाई हर चीज सेंट्रल के उससे पूछ के ही की जाएगी, गांव में भी और राज्य में भी। तो इस सिचुएशन को देखते हुए 3 तरह की तो हमारी सरकार बनाई थी उन्होंने। ठीक है, इसके बाद थी भाई संसदीय शासन पद्धति। मतलब के 3 तरह की सरकार होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, लेकिन कि भाई जो संसदीय शासन पद्धति जरूर रहेगी, पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है वो भारत में फॉलो किया जाएगा। उसमें क्या किया, उसमें लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है, इसको ऐड किया। ये जो संसदीय शासन पद्धति है ये रहेगी। ऊपर से क्या किया कि इसमें वयस्क मताधिकार, ठीक है, वयस्क मताधिकार को ऐड किया। वो क्यों किया भाई? क्योंकि वही था
कि जो लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब थी। पहले क्या था कि लोगों को जो अधिकार था वोट देने को, केवल पढ़े लिखे और जो आर्थिक रूप से मजबूत लोग थे उनको ही अधिकार होता था। तो वयस्क मताधिकार उन्होंने इसलिए किया कि ताकि सभी को इक्वालिटी लाने के लिए सभी को इक्वल वोट देने का अधिकार हो। ठीक है, तो उस टाइम पे जो संविधान बनाया गया था तब जो वयस्क मताधिकार की जो एज थी वो थी 21 साल, ये बाद में हुई है 18 साल। ठीक है, तो इस चीज के लिए भाई उन्होंने एक लोकल लेवल की जो हमारी सरकार है उससे लेकर और संसद में बैठे हमारे एमपी एमएलए एमपीज जो हैं वहां तक वयस्क मताधिकार की इन्होंने प्रोसेस की कि भाई हर कोई क्या होगा, चुन के जाएगा, डायरेक्ट बिना चुने हुए सरकार नहीं बनाई जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट फीचर क्या किया था, एक सेकंड। इसके बाद क्या भाई, शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा क्यों किया? संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। ठीक है, विधायिका कौन होती है? जिसमें कि निर्वाचित प्रतिनिधि होती है, मतलब जिनको हम एमपी एमएलए जिनको हम चुनकर भेजते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं विधायिका। वो क्या करते हैं भाई, वो कानून बनाते हैं। ठीक है, कानून बनाने वाले वो होते हैं। कार्यपालिका होती है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम करते हैं, देखते हैं। न्यायपालिका होती है जो विधायिका और कार्यपालिका क्या वो अच्छे से जो कानून बनाए गए वो ठीक है, लोगों के हित में है, और क्या वो जो कानून बनाए गए हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, तो वो देखती है न्यायपालिका। तो ये क्या है, लेकिन इंटरकनेक्टेड भी है। ठीक है, और न्यायपालिका को भी पूरी छूट मिली हुई है। ये न्यायपालिका है जो हमारी कोई किसी को ये नहीं देखेगी कि भाई ये प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, हर किसी को समान अधिकार मिला हुआ है न्यायपालिका के सामने। तो इसलिए क्या है कि भी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। वो भी इस चीज को ध्यान में रखते हुए ही शक्तियों का बंटवारा किया गया था, ताकि कोई भी एक अंग, तीनों अंगों में से कोई भी एक अंग अपने आप को पावरफुल ना समझे। न्यायपालिका के पास भी ये अधिकार नहीं है कि वो किसी को भी दंड दे देगी। ठीक है, उसके पास उसको भी कुछ लिमिट में रहकर ही अपनी जो न्याय शक्ति है उसका प्रयोग करना पड़ता है। तो ऐसे ये करके भाई विधायिका होती है, ये याद रखना, 3 उसमें बटे हुए ऐसे आते हैं। ये समझाने के लिए मैं बता रही थी। बाकी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, सरकार के कितने अंग हैं और किसका क्या काम है। 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका होती है जो निर्वाचित उसमें सदस्य होते हैं, कानून बनाने का काम विधायिका का होता है। कार्यपालिका होती है जो कानूनों को इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, जो चीजें बनी हुई है उनको इम्प्लीमेंट कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, कब कब किया जाएगा। ठीक है, न्यायपालिका काम उनको देखना होता है, न्यायालयों की व्यवस्था। ठीक है, अब हम देखते हैं एक इसमें क्या बताया गया है भाई, राज्य शब्द। जो हम राज्य शब्द का बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? राज्य शब्द का मतलब भाई सरकार नहीं है। राज्य शब्द का मतलब है कि भाई पूरा जो भूभाग, निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व जो करती है एक राजनीतिक व्यवस्था है ये। ठीक है, राज्य का मतलब यहाँ स्टेट से नहीं है कि हरियाणा राज्य, पंजाब राज्य, इससे नहीं है। वैसे पूरे ओवरऑल जो भारत का एक निश्चित हमारा जो दायरा है, हमारी जो बाउंड्री है, और उसमें क्या राजनीतिक संस्था है। ठीक है, सरकार क्या है? सरकार तो आज बीजेपी की है, कल कांग्रेस की हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, सरकार जो है आती जाती रहती है, लेकिन जो हमारा राज्य है वो वही रहता है। ठीक है, तो सरकार राज्य का अंग है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, राज्य है उसका दायरा ज्यादा है और सरकार उसका एक पार्ट है। ठीक है, अब हम देखते हैं
फोर्थ जो हमारा फीचर्स है भारतीय संविधान का वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार सबसे ज्यादा अंतर आत्मा बोला गया है इसको, भारतीय संविधान की अंतर आत्मा बोला गया है मौलिक अधिकारों को। वो क्यों किया गया था भी, क्योंकि मौलिक अधिकारों का मेन खनन हो रहा था वहां पर जब अंग्रेजों के अधीन था जब भारत, तो वहां पर लोगों की वैल्यू नहीं थी, उनको बहुत टॉर्चर किया जा रहा था। किसी को ठीक है कहने का अधिकार नहीं था, कुछ करने का अधिकार नहीं था। तो सबसे पहले जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने यही किया था कि भाई कुछ लोगों को कुछ बेसिक अधिकार दिए जाए ताकि वो शांति से कम अपने हिसाब से जी सके। ठीक है, और ये मौलिक अधिकार क्या है कि नागरिकों को राज्य की जो सत्ता में कोई भी लोग आए, सत्ता में कोई भी सरकार आती है जैसे, ठीक है, तो वो अपनी मनमानी ना कर सके। ठीक है, किसी को टॉर्चर ना कर सके, किसी को कंट्रोल ना कर सकते। ठीक है, इस चीज के लिए भी दिया गया था। दूसरा क्या था भी, जो अल्पसंख्यक जो समुदाय हैं उनको भी, जो बहुसंख्यक जो समुदाय है उनको टॉर्चर ना कर सके अल्पसंख्यक वालों को। अल्पसंख्यक क्या होता है भाई, जिनकी संख्या कम होती है। ठीक है, कुछ समुदाय ऐसे हैं कि जिनकी संख्या कम है। तो अब एक क्लास में ही देख लो, अगर लड़कों की संख्या ज्यादा होगी तो लड़के लड़के अपनी चलाएंगे, लड़कियों की संख्या ज्यादा होगी तो वो लड़की अपनी चलाती। तो ये हर जगह ही होता है। इसलिए यहाँ पर जो मौलिक अधिकारों का कंसेप्ट है यही सोचकर लाया गया था कि भाई कम से कम लोगों के जो कुछ बेसिक अधिकार हों जो उनको अपना जो जीवन चलाने में हेल्प करे, शांतिपूर्वक जीवन चलाने में। ठीक है, वो कितने फिर अधिकार दिए गए थे भाई, दिए गए थे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, उस टाइम पे लेकिन दिए गए थे 7। प्रॉपर्टी का भी एक अधिकार था लेकिन वो अब लीगल राइट बन गया है। ठीक है, अभी ये 6 अधिकार हमारे 6 मौलिक अधिकार है, तो इनको हम एक बार देख लेते हैं। समानता का अधिकार क्या बोलता है कि भाई कानून की नजर में सभी लोग समान हैं, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो। ठीक है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, खेल के मैदान में, होटल, दुकान, सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार है। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, छुआछूत की प्रथा का भी भाई उस टाइम पे उन्मूलन कर दिया गया था। ठीक है, तो ये चीजें थी जो समानता के अधिकार में थी, बहुत जरूरी थे। मौलिक अधिकार तो बहुत ही ज्यादा जरूरी थे उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे शोषण इतना होता था लोगों का। ठीक है, तो स्वतंत्रता का नेक्स्ट जो अधिकार वो है स्वतंत्रता का मतलब कि फ्रीडम राइट्स। ठीक है, स्वतंत्रता में भी देखो कुछ चीजें क्या है कि ये जो फिर लिमिटेशन भी लगाई गई है। अब क्या स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे भाषण की स्वतंत्रता है भाई, अपनी बात कहने की स्वतंत्रता थी। ठीक है, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश में किसी भी जगह पर आने जाने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यवसाय करने की। ठीक है, लेकिन कुछ लिमिटेशन के साथ। ये नहीं कि भाई तुम्हें बोलने की स्वतंत्रता तो तुम किसी के प्रति कुछ भी बोल दोगे। ठीक है, तो ऐसे जो अधिकार हैं वो दिए गए। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार भी, मानव का जो व्यापार नहीं होगा। मानव का व्यापार क्या था कि ज्यादातर लेडीज का ही होता था कि इधर से उधर उनको टॉर्चर करने के लिए भेज दिया जाता था। ठीक है, जब जबरदस्ती। ठीक है, और 14 साल से जो कम बच्चे हैं उनको जो वो नहीं किया, उनको फैक्ट्री वगैरह में जो काम करवा लेते थे वो भी नहीं किया जाएगा। तो इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार था ये। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था भी, किसी को भी अपना धर्म, कोई भी धर्म अपनी मर्जी से अपनाने की स्वतंत्रता रहेगी। जबरदस्ती नहीं कर सकते लेकिन अपनी इच्छा से रहेगा। कोई भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है लेकिन वो भी शांतिपूर्वक ढंग से। इसके बाद था सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। ठीक है, तो इसमें भी वही था कि भाई संस्कृति की रक्षा करना, कोई भी जो अल्पसंख्यक जो समुदाय है अपनी संस्कृति की रक्षा, उनके विकास के लिए। ठीक है, और जो संस्थाएं हैं, एजुकेशनल संस्थाएं हैं वो खोल सकते हैं।
तो ये सब चीजें थी भाई सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार में। फिर संवैधानिक उपचार का अधिकार था। संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या था कि भाई अगर हमारे ये जो ऊपर के 5 जो अधिकार दिए गए हैं, अगर कोई भी इनका उल्लंघन हुआ है, कहीं पे भी हमें ये लगे कि भाई हमारे अधिकारों का हनन हुआ है, तो हम इनको लेकर कोर्ट में जा सकते हैं। अदालत हमारी जो है रक्षा करेगी अगर हमारे अधिकारों का कहीं हनन हुआ है तो ये थे भाई मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान में जोड़े गए थे। फिर था भाई धर्मनिरपेक्षता। हमारा संविधान और क्या है कि भाई राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा। राज्य मैंने फिर से बताया यहाँ पर हरियाणा स्टेट, पंजाब, यूपी इनसे नहीं है। राज्य है एक ओवरऑल हमारी पूरे भारत की बात की जा रही है, ठीक है। मतलब कि यहाँ राज्य का अपना किसी भी कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। न कोई राज्य न किसी धर्म को बढ़ावा देगा न किसी धर्म को कम मानेगा। लोग अपने हिसाब से अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, कोई भी धर्म अपना सकते हैं, लेकिन ये नहीं होगा भारत का हिंदू धर्म है, भारत का मुस्लिम धर्म है, भारत का सिख धर्म, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये था भाई धर्म। हम धर्म निरपेक्ष मतलब किसी भी धर्म से परे है, ठीक है। मानवता का धर्म है बस इंसान का, ठीक है। तो ये थे कुछ फीचर्स जो हमारे जो संविधान है उसमें ऐड किए गए। इसमें इतना ही है। जो आर्टिकल्स आएंगे वो आगे के चैप्टर्स में आएंगे, फिर हम उसमें करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। जब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो।